आज की इस विशेष और विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो अक्सर लोगों को थोड़ा उबाऊ लगता है। प्राचीन और पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास। बिल्कुल। जब भी इस दौर की बात आती है ना, तो किताबों के पन्ने अक्सर राजाओं के नामों, उनके युद्धों और अजीबोगरीब उपाधियों की एक लंबी सूची जैसे लगने लगते हैं। हाँ, और खास तौर पर जो लोग एसएससी या रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये रटने का एक पहाड़ बन जाता है। सही कहा। लेकिन अगर उन पन्नों के पीछे की कहानी को डिकोड किया जाए, तो ये सिर्फ रटने वाली सामग्री नहीं रह जाती। एकदम सही। ये सत्ता के संघर्ष, वास्तुकला के चमत्कारों और महान कूटनीति की एक बेहद रोचक कहानी है। और हमारे पास ऐतिहासिक नोट्स और शोध का एक बहुत बड़ा भंडार है। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इन राजवंशों के संस्थापकों, उनकी राजधानियों और प्रमुख घटनाओं के बीच के उस पैटर्न को खोजें। ताकि रटने के बजाय घटनाओं का क्रम याद रहे। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। आज का हमारा ये सफर विंध्य के ऊंचे पहाड़ों से लेकर दक्षिण के विशाल मंदिरों और उत्तर के सीमांत राज्यों तक जाने वाला है। तो अगर हम सत्ता के संक्रमण के इस दौर को देखें, तो वाकाटक राजवंश का उदय एक बेहतरीन शुरुआत है। 255 ईस्वी के आसपास विंध्य शक्ति नामक शासक ने इस वंश की नींव रखी थी ना? जी बिल्कुल। विदर्भ क्षेत्र से शुरू हुआ ये राजवंश जल्द ही दक्कन की एक बहुत बड़ी ताकत बन गया था। लेकिन विंध्य शक्ति के बाद उनके पुत्र प्रवरसेन प्रथम ने इस साम्राज्य को असली ताकत दी। हाँ, और वाकाटक वंश के इतिहास में प्रवरसेन प्रथम का नाम इसलिए भी अद्वितीय है क्योंकि केवल उन्होंने ही सम्राट की सर्वोच्च उपाधि धारण की थी। मतलब मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कई यज्ञ किए थे। बिल्कुल। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 4 अश्वमेध यज्ञ? प्राचीन भारत में एक ही यज्ञ करना बड़ी बात होती थी। हाँ, तो 4 अश्वमेध यज्ञ इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उनका साम्राज्य कितना विशाल और अजेय रहा होगा। इसी अजेय शक्ति को देखकर शायद उत्तर भारत के शासकों ने उनके साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाने की सोची। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया था। ये तो एक तरह का असाधारण राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। शकों का समूल नाश करने के लिए दक्कन में एक मजबूत सहयोगी मिल गया। सही बात है। और जब विवाह के कुछ समय बाद ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हुई, तो प्रभावती गुप्ता ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षिका के रूप में शासन संभाला, जो वाकाटक और गुप्त कूटनीति का स्वर्ण काल बन गया। बिल्कुल। और देखिए, ये राजनीतिक गठजोड़ इस बात का प्रमाणिक उदाहरण है कि प्राचीन भारत में पारिवारिक रिश्ते किस तरह भौगोलिक सीमाओं को सुरक्षित करते थे। खैर, वाकाटकों के पतन के बाद अगर उत्तर भारत के एक नए शक्ति केंद्र की ओर रुख किया जाए, तो पुष्यभूति या वर्धन वंश का उदय दिखाई देता है। पुष्यभूति इसके संस्थापक थे और उन्होंने हरियाणा के आज के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया। लेकिन इस वंश को असल पहचान तो उस दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार शासक से मिली, हर्षवर्धन। हाँ, लेकिन हर्ष का गद्दी तक पहुंचने का सफर आसान नहीं था। उनके बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या गौड़ नरेश शशांक द्वारा कर दी गई थी, जिसके बाद 606 ईस्वी में मात्र 16 वर्ष की उम्र में हर्ष ने सत्ता संभाली और अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी। ये कन्नौज वाला बदलाव सिर्फ भौगोलिक नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उत्तर भारत के राजनीति के केंद्र के खिसकने का संकेत था। हर्ष, जिन्हें शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुआयामी शासक थे। वे अस्त्र शस्त्र के साथ साथ शास्त्र के भी धनी थे। संस्कृत के 3 प्रसिद्ध नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद स्वयं हर्ष की रचनाएं मानी जाती हैं। और उनके दरबार की शोभा बाणभट्ट जैसे महान साहित्यकार बढ़ाते थे, जिनकी रचनाओं हर्षचरित और कादम्बरी के बिना तो 7वीं शताब्दी के भारत का इतिहास अधूरा है। और हर्ष के काल की बात हो तो चीनी यात्री ह्वेनसांग का जिक्र अनिवार्य हो जाता है। ह्वेनसांग मुख्य रूप से नालंदा महाविहार में अध्ययन करने और बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए भारत आए थे। उन्हीं के प्रभाव से हर्ष ने महायान बौद्ध धर्म को राज्य का संरक्षण दिया। उस दौर में नालंदा महाविहार शिक्षा का एक वैश्विक केंद्र बन चुका था। हाँ, और हर्ष हर 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद नामक एक विशाल दान समारोह भी आयोजित करते थे, जिसके 6ठे आयोजन में स्वयं ह्वेनसांग ने हिस्सा लिया था।
अब यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि उत्तर भारत में हर्ष का विजय रथ लगभग अजेय था। लेकिन उनका साम्राज्य विस्तार विंध्य के पार जाकर एक चट्टान से टकरा गया। बिल्कुल। नर्मदा नदी के तट पर हर्ष और चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष को पराजय का सामना करना पड़ा। ये युद्ध भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जहां उत्तर और दक्षिण की शक्तियां टकराई थीं। इस एक युद्ध ने तय कर दिया कि उत्तर भारत का कोई भी शासक आसानी से दक्षिण भारत को अपने अधीन नहीं कर सकता। सही कहा। नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण के बीच एक स्थायी राजनीतिक सीमा बन गई। अब नर्मदा के इस युद्ध ने भले ही उत्तर के विस्तार को रोक दिया हो, लेकिन विंध्य के पार दक्षिण भारत में एक अलग ही स्थापत्य क्रांति जन्म ले रही थी। हाँ, पल्लव और चोल राजवंशों का उदय वास्तुकला के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय। पल्लव वंश की बात करें तो सिंह विष्णु ने कांचीपुरम को राजधानी बनाकर इस साम्राज्य की स्थापना की थी। वे वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उनके दरबार में किरातार्जुनीयम के रचयिता महान कवि भारवी निवास करते थे। लेकिन पल्लवों ने वास्तुकला की जो परिभाषा बदली वो सच में आश्चर्यजनक है। बिल्कुल। नरसिम्हवर्मन प्रथम के समय में महाबलीपुरम के उन प्रसिद्ध एक आश मंदिरों का निर्माण हुआ, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है। एकाश मतलब एक ही विशाल चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर तराश कर पूरा मंदिर बना देना। बिना किसी ईंट या पत्थर को जोड़े इन रथों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिस पर कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं है, लेकिन उसकी सादगी ही उसकी सुंदरता है। और ये सिर्फ शुरुआत थी। नरसिंहवर्मन द्वितीय ने इस स्थापत्य कला को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। उन्होंने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। वास्तुकला के दृष्टिकोण से ये एक मील का पत्थर है, क्योंकि इसी मंदिर के निर्माण के साथ द्रविड़ स्थापत्य कला की विधिवत शुरुआत मानी जाती है। बिल्कुल। और महाबलीपुरम का प्रसिद्ध शोर मंदिर यानी तटीय मंदिर भी उन्हीं के शासनकाल की देन है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि यही नरसिम्हवर्मन प्रथम थे जिन्होंने पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी पर अधिकार करके वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। इतिहास का एक शानदार चक्र, जहां एक शासक दूसरे को पराजित कर रहा था। अब पल्लवों के पतन के बाद जब चोल साम्राज्य का उदय हुआ तो दक्षिण भारत ने शासन और नौसेना का अपना स्वर्ण युग देखा। विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाकर चोल वंश की स्थापना की और नरकेसरी की उपाधि ली। चोलों की भव्यता का सबसे बड़ा शिखर तंजौर का राजराजेश्वर या बृहदेश्वर शिव मंदिर है, जो राजराज प्रथम ने बनवाया था। और चोल कला की कांस्य प्रतिमाएं, विशेषकर भगवान शिव की नटराज प्रतिमा, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वास्तुकला से एक कदम आगे बढ़कर अगर चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था को देखा जाए तो वो तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को भी हैरत में डाल देती है। हाँ, चोल वंश की सबसे बड़ी खासियत उनकी स्थानीय स्वशासन प्रणाली थी, एक ग्राम पंचायत जैसी व्यवस्था। हमारे पास मौजूद स्रोत उर और सभा या महासभा का विस्तृत वर्णन करते हैं। उर साधारण किसानों की समिति हुआ करती थी, जबकि सभा ब्राह्मण बस्तियों की एक विशिष्ट समिति थी। इस प्रशासनिक ढांचे को समझने के लिए उत्तर मेरुड़ शिलालेख एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ये शिलालेख आज के समय की चुनावी नियमावली जैसा लगता है। इसमें सभा का सदस्य बनने के लिए कठोर नियम दर्ज हैं। जैसे उम्मीदवार के पास अपनी खुद की जमीन होनी चाहिए, उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि किसी व्यक्ति ने अपने पिछले कार्यकाल में आय व्यय का सही हिसाब नहीं दिया है तो वो चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जाता था। सदियों पहले सुशासन और पारदर्शिता का ये स्तर सचमुच अकल्पनीय है। प्रशासन के साथ साथ चोल शासक सैन्य मोर्चे पर भी उतने ही आक्रामक थे। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में चोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। उन्होंने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया और गंगेकोंड चोल की प्रतिष्ठित उपाधि ली, और अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर बंगाल की खाड़ी को तो मानो चोल झील में ही बदल दिया था। और यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब चोलों का समुद्री वर्चस्व चल रहा था, दक्कन के पठार पर एक अलग ही राजनीतिक संघर्ष जारी था। चालुक्य राजवंश की 3 अलग-अलग शाखाएं जो अक्सर परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए उलझन का कारण बन जाती हैं। वातापी, कल्याणी और विंगी के चालुक्य। इसे थोड़ा स्पष्ट करते हैं। चालुक्यों की मूल और सबसे प्रमुख शाखा वातापी या बादामी में स्थापित थी, जिसके संस्थापक जय सिंह थे। इसी वंश के सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय थे,
जिन्होंने हर्षवर्धन को हराकर दक्षिणापथेश्वर की उपाधि ली थी। पुलकेशन द्वितीय के शौर्य की ये जानकारी रविकीर्ति द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। ऐहोल, जिसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। बिल्कुल। अब इसी मूल शाखा से बाद में 2 और शाखाएं निकलीं। जो पूर्व की ओर गए, उन्होंने विष्णुवर्धन के नेतृत्व में वेंगी के चालुक्य वंश की स्थापना की। और जिन चालुक्य सामंतों ने राष्ट्रकूटों को हटाकर फिर से साम्राज्य खड़ा किया, वे तैलब द्वितीय के नेतृत्व में कल्याणी के चालुक्य कहलाए, जिनकी राजधानी मान्यखेत थी। तो इसी बीच 8वीं शताब्दी के मध्य में दंतीदुर्ग ने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी थी। मान्यखेत को राजधानी बनाने वाले राष्ट्रकूट न केवल पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि वास्तुकला के अभूतपूर्व संरक्षक भी थे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, जो कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था, वो वास्तुकला का चमत्कार है। एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया ये मंदिर मानव इतिहास के सबसे बड़े अजूबों में से एक है। वास्तुकला के साथ साहित्य में भी राष्ट्रकूट पीछे नहीं थे। अमोघ वर्ष स्वयं एक विद्वान थे, जिन्होंने कन्नड़ भाषा में कवि राजमार्ग की रचना की। और कन्नौज पर अधिकार के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में भी राष्ट्रकूटों का बड़ा योगदान रहा। हाँ, पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के बीच। ये दर्शाता है कि उस समय कन्नौज हर्ष के बाद उत्तर भारत की संप्रभुता का प्रतीक बन चुका था। इस बड़े परिदृश्य के अलावा कई छोटे लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रीय राजवंशों का उदय भी हुआ। चलिए एक तेज गति वाला राउंड करते हैं, जो परीक्षाओं के वन लाइनर सवालों के लिए एकदम सही है। दक्षिण के अन्य राज्यों से शुरू करते हैं। यादव वंश, जिनकी राजधानी देवगिरी थी। होयसल वंश, विष्णुवर्धन द्वारा स्थापित, राजधानी द्वार समुद्र। कदम्ब वंश, मयूर शर्मन ने वनवासी को केंद्र बनाकर स्थापित किया। और काकतीय वंश, राजधानी वारंगल, जिसे इतिहास में रानी रुद्रमा देवी के 35 वर्षों के शानदार शासन के लिए याद किया जाता है। पूर्वी राज्यों की बात करें तो बंगाल क्षेत्र में गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। इसी वंश के धर्मपाल ने विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। सेन वंश के लक्ष्मण सेन के दरबार में गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का निवास था। अब उत्तर की ओर कश्मीर में कारकोट वंश के ललितादित्य द्वारा मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया। और कश्मीर का इतिहास हमें कल्हण की राज तरंगिणी से मिलता है। राजपूत राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार वंश, जहाँ मिहिर भोज जैसे शक्तिशाली शासक हुए, चंद्रदेव द्वारा स्थापित गहड़वाल वंश, और सबसे चर्चित चौहान वंश, जिसका इतिहास पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के इर्द गिर्द घूमता है। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें उन्होंने गौरी को हराया। और 1192 का द्वितीय युद्ध, जिसने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ हो जाता है कि ये तथ्य केवल रटने के लिए नहीं है। बिल्कुल, ये एक ऐसे जीवंत समाज की तस्वीर है जहां एलोरा और तंजौर के मंदिरों जैसी कला, हर्षचरित और राज तरंगिणी जैसा साहित्य और कूटनीति का शानदार मेल था। परीक्षाओं के नजरिए से संस्थापक, राजधानियां और दरबारी विद्वानों की ये जानकारी बहुत अहम है। हाँ, अगर इन ऐतिहासिक कड़ियों को एक कहानी के रूप में जोड़ लिया जाए तो रटने की आवश्यकता खत्म हो जाती है। इस चर्चा का अंत एक सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ करते हैं। हमने कल्हण की राज तरंगिणी का जिक्र किया, जिसे बहुत प्रामाणिक माना जाता है क्योंकि इसमें कश्मीर का विस्तृत कालक्रम है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर हर राजवंश, चाहे वो चोल हो या राष्ट्रकूट, के पास कल्हण जैसा कोई तटस्थ इतिहासकार होता, तो आज इन राजवंशों के बारे में हमारी समझ कितनी अलग और स्पष्ट होती। इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हुआ, बल्कि वो है जो दर्ज किया गया। बिल्कुल सही बात है। श्रोताओं को इसी विचार के साथ छोड़ते हैं। इस ऐतिहासिक सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए और रोमांचक विश्लेषण में।